मैं हमेशा दोस्तों आप लोगों से एक ही चीज़ कहते रहती हूँ कि ऑर्गेनाइज रखना अपने आप को, ये आपका खुद का चॉइस है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है। आप चाहो तो टंटा बंटा हटा दीजिए, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, घूमते रहिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या है घर में, एकदम अनऑर्गेनाइज रहिए, अनमैनेज रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज रखना चीज़ों को, ये एक दिन में बिल्डअप नहीं होता है, धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हैबिट बिल्डअप होता है, तब जा करके ये आर्ट कहलाता है। बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरीके से आप छोटे से छोटे चीज़ों को तरीके से रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को काफ़ी दिन पहले मैसेज किया था कि किस तरीके से आप अपने ऑफिस रूम में जो भी ज़रूरत का सामान होता है, डाटा केबल होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं अपना ऑफिस रूम एक्चुअली साफ़ कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके नहीं रखती हूँ। तो मुझे मेरा डेस्क एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। उसके लिए ना मेरे पास जो भी चीज़ें पुराने, जैसे कार्डबोर्ड आपको तो पता ही है, काफ़ी सारे रहते हैं हमारे पास, तो उसका यूज़ मैं कर लेती हूँ। और उसी में ना छोटे छोटे पाउचेस मैंने रखे हुए हैं, किसी में मैंने डाटा केबल रखा हुआ है, 2-3 मैं फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करती हूँ, एक वॉइस ओवर देने के लिए करती हूँ, शूट के लिए करती हूँ, है ना, एक रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से करती हूँ। तो मैं एक्चुअली ना मेरे पास मोबाइल ही है जिससे मैं शूट करती हूँ, कैमरा तो अभी है नहीं मेरे पास। तो ये सारी चीज़ों को ना तरीके से रखने के लिए, ताकि जब मुझे चाहिए वो मिल सके, तो उसके लिए हम 10-10, 20-20 रुपए में आपको लोकल शॉप में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे आते हैं यार मार्केट में, आप जाओगे ना तो आप खोज लोगे। तो ये मतलब लगता है देखने में कि बहुत ही चीप क्वालिटी का रहता है, लेकिन देखो क्या है ना कि आपका काम आसान बना देता है, आपको ज़्यादा खर्च भी करने की ज़रूरत नहीं होती, काम भी आपका आसान हो जाता है। और हाँ, आज एक बढ़िया सा DIY आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। रिसाइकिल करेंगे जो भी पुराना वेस्ट प्लाई बचा हुआ है, और लिविंग रूम का एक वॉल है, उसी पे मेरे को लगाना है शेल्फ। देखिए कितना संभाल के इनको मैंने रखा हुआ था। देखो जब मेरा घर बन रहा था ना, जो मॉड्यूलर का काम हो रहा था किचन में, और जो लॉफ्ट वगैरह बन रहे थे, तो उनसे जो भी पीसेस निकलते थे ना लकड़ियों के, प्लाईज के, तो कितने जतन से मैंने उसको रखा हुआ था। और आज देखिए इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो वैसे तो ये है काफ़ी मजबूत, लेकिन इतने दिनों से, इतने सालों से बाहर की तरफ रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो डस्टिंग होते ही रहता है इसका, लेकिन फिर भी इसकी मरम्मत करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी का हम बनाने वाले हैं शेल्फ। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले जो ये रेंगमा शीट मेरे पास रखा हुआ है, इसी से मैं अच्छे तरीके से स्क्रब कर लूँगी। जो भी अनइवन पार्ट्स हैं, जो लगता है कि ठीक नहीं है, जो मतलब टूटने वाला होगा, वो अभी टूट करके निकल जाएगा, लेकिन जो हल्का फुल्का भी जहाँ पे दरारें हैं, उनको मैं बाद में भर लूँगी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, और जो गैप्स है ना, उसको मैं सबसे पहले फिल कर लेती हूँ। तो गैप फिलर यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, अमेज़ॉन से ही मैंने मंगवाया था। जब जब मुझे लगता है कि क्रैक्स कहीं हैं दीवार पे, या कहीं पे भी लगता है टाइल्स वगैरह में, तो इसको भर देती हूँ। ज़रा सा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नहीं है, तो एक और उपाय मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये तो बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन फिर भी DIY ऑप्शन भी शेयर करना बनता है ना। तो आपको लेना है वॉल पुट्टी, ज़रा सा आप ले लीजिए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा इसमें आपको मिलाना है फेविकॉल। तो देखिए फेविकॉल में पानी बिल्कुल मत मिक्स कीजिएगा यहाँ पे, बस आपको घोल बनाना है, और एकदम स्टिफ घोल ये बन करके रेडी हो जाएगा। इसके साथ हल्का सा आपको वाइट सीमेंट देना है। अपने को ना ये जो प्लाई है, इसको थोड़ा सा हार्ड करने की ज़रूरत है, स्टिफ हो जाएगा तो इसमें सामान हम बड़े अच्छे से रख सकते हैं, और ये बेंड नहीं होगा बाद में। तो इसीलिए ये वाला जो मिक्सचर हमने अभी रेडी किया है ना, इसको पूरे अच्छे तरीके से जहां जहां लगता है फिल करने हैं गैप्स, उसको अच्छे तरीके से आप फिल कर लो। तो सीमेंट लगाने के बाद ना 2 से 3 घंटे मैंने इसको सूखने दे दिया था अच्छे तरीके से धूप में, और अब इसकी करनी है अपने को घिसाई। देखिए घिसाई बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। अच्छा, एक बार आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो, मतलब ये कि सूखा कपड़ा ज़रूर ले लीजिएगा, और उससे ना जितना भी आपका डस्ट निकला है उसको तरीके से साफ करके हटाना होगा, वरना जब आप पेंट करोगे तो फिर वही शिकायत करोगे कि प्रिया ये मतलब मेरा जो पेंट है ना तरीके से सरफेस पे लगा नहीं है। तो यहाँ पे कलर करने के लिए हम इनेमल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये जो एशियन पेंट का
इनामल जो आता है ना वो आपको लेना है। हमने बेस कोट 1 लीटर वाला लिया है, जो ऑफ वाइट आता है ना वो, तो 300 रुपये में मैं इसको परचेज़ करके कोई भी दुकान से आप लेकर के आ जाइए, पेंट वाले शॉप से आप उसको। इसमें हल्का सा मैं यही सेम ऑयल पेंट यूज़ करूँगी येलो कलर का, लेकिन तो देखो दोनों को मिक्स करने के बाद एक बढ़िया सा मेरे को क्रीम टेक्सचर मिल जाएगा। मेरे पास अक्सर ऐसे क्वेरी आते रहते हैं कि अलग अलग सरफेस में क्या क्या पेंट किया जाए। बहुत सारे सरफेसेस है, स्टील है, मेटल है, देन प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, फैब्रिक हो गया। तो एक चीज़ जान लीजिए, ऑलमोस्ट सारे सरफेसेस में फैब्रिक को छोड़ करके आप ये वाला जो इनामल पेंट है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंस आपको बता देती हूँ, अगर इतने ही क्वांटिटी में एक्रेलिक कलर आप लेते हो ना दोस्तों तो आपको महंगा पड़ जाएगा। एक्रेलिक कलर पानी मिक्स करके यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको वो कलर, वो जो शाइन आता है ना वो नहीं मिलेगा अगर आप एक्रेलिक कलर लगाते हो। तो जब कभी भी आप इस तरीके के पेंट से काम करते हो ना दोस्तों तो हमेशा तारपिन का तेल, मतलब जो टर्पेंटाइन ऑयल है, बगल में रख लीजिए। थोड़ा बहुत भी छींटा पड़ गया तो उसी से वो छूटने वाला है। पानी इस्तेमाल करोगे तो और ज़्यादा अनटाइडी हो जाएगा, आपका हाथ भी ख़राब हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपको ब्रशेस के साथ भी करने हैं। तुरंत अगर आपका काम खत्म हो जाए तो ब्रश को ना तारपिन के तेल में डुबा के रख दीजिए 1-2 मिनट तक। उसके बाद देखना ब्रश बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे। गलती से भी 1 दिन के लिए अगर आप छोड़ दोगे ना तो इसका जो हालत है ना कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो जब तक ये प्लाई सूखेगा तब तक मैं आगे का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी प्लाई को सूखने में ऑयल पेंट लगाया ना इस पे, तो 3 से 4 घंटे मान करके चलिए। वैसे भी अभी 4 बज गए तो 6-7 बजे तक देखते हैं कब तक सूखता है। आज ही नहीं तो सारा DIY आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो मेरे हाथ में ये जो आप एल पत्ती देख रहे हो 30 रुपये में मैंने इसको परचेज़ किया है। किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको ये मिल जाएगा। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आप लोगों से इसका यूज़ शेयर किया था, लेकिन आज प्लाई को हैंग करने के पर्पज़ से मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये मेटालिक है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको कलर कर रही हूँ, मतलब स्प्रे पेंट कर रही हूँ इसमें। आप चाहो तो कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड लिया है। और ये जो मैंने स्प्रे पेंट परचेज़ किया ना ये 150 रुपये का है। कोई भी हार्डवेयर शॉप पे आप जाओगे ना तो मतलब यही रेंज का दोस्तों आप लोगों को मिलेगा, 120-150 के रेंज में। बहुत सारे शॉपकीपर लूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो 180 में देंगे, इससे ज़्यादा आगे कोई नहीं बढ़ता है। बट पता नहीं कल अचानक से क्या हो गया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरे दांत में दर्द उठा, सन्नाटा सा छा गया पूरा, अचानक से एकदम सब कुछ हुआ। वो 15 मिनट जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दांत में इतना तकलीफ़ कैसे हो सकता है, बस भर भर के आंसू, पूरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बस दिमाग ना वहीं उसी पर्टिकुलर जहाँ पे अफेक्टेड है ना बस वहीं पे जाके टिका रहता है। तो आज सैटरडे मॉर्निंग है, सोचा था कि आज पूरा मतलब शूट वगैरह करके एडिट करके आप लोगों से शेयर कर दूंगी, लेकिन आज तो मैं फेल हो गई। मैं अचानक से पता नहीं कहाँ से दर्द उठ गया तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पहले मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, देखती हूँ क्या है, इसके अंदर क्यों हो रहा है मुझे इतना पेन। एक चीज़ तो फैक्ट है यार, इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं ना वही सिचुएशन आपके सामने कभी भी आ सकता है। नियरेस्ट डेंटल क्लिनिक अभी आई हूँ चेकअप करवाने के लिए। देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये एक्चुअली है क्या मेरा राइट साइड है, इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फोटो आपने लिया है, ये फोटो दिखाना अंदर है एक्चुअली है क्या, वो देखना चाहती हूँ। डॉक्टर का यही कहना था कि दांत तो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन एक्सरे करने के बाद पता चला कि जो मेरा विजडम टूथ है ना वो तरीके से बाहर नहीं आया है और वो टिल्ट हो गया है। तो जिसकी वजह से जो मेरा चौबर है ना उस पर असर पड़ रहा था। काफ़ी दिनों से शायद ये प्रॉब्लम होता आ रहा होगा। मतलब उनका तो यही कहना है कि महीने लगते हैं, एक ही दिन का ये प्रोसेस नहीं है। जो चौबर है उसका जो रूट है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है कैविटी की वजह से, वो टिल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ना जो चौबर है ना उस पर प्रेशर आ रहा था। काफ़ी महीनों का ये प्रोसेस है। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया, अपनी दीदी को फ़ोन लगाया, क्योंकि मुझे अभी के टाइम पे ना मुझे 2-3 लोगों से बात करना था। देखो डॉक्टर से तो हमने कंसल्ट कर ही लिया, उनका यही कहना था कि विजडम टूथ अगर आप निकालते हो उस टाइम पे तो आपको फील नहीं होगा, नंब करके निकाल देते, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी पेन होने वाला है। तो ये सोच करके मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो दीदी को फ़ोन लगाया, मुझे यही पता था कि उनका भी विजडम टूथ निकला हुआ था। और ना जब आप अपने लोगों से बात करते हो ना तो एक होता ना यार, धैर्य मिल जाता है,
पेशेंस इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पेन बहुत हो रहा था, सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था ना। मुझे पता है दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे हो कि प्रिया आप इतने स्ट्रांग हैं, फिर भी आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों रो रहे होगे। देखो, मेरे को ना पेन वगैरह से डर नहीं लगता है, मुझे डॉक्टर से बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे हस्बैंड भी पीछे से यही कह रहे कि इतनी छोटी सी बात के लिए रोने की क्या ज़रूरत है, हम लोग सब लोग हैं ना। लेकिन क्या है ना कि वो जो एक्सपीरियंस मैंने झेला है, वो जो मतलब मेरे लिए एक तरीके का नाइटमेयर था। जब मेरा सीजरियन हुआ था तो मतलब शायद मैं बुरे डॉक्टर के हाथ में फंस गई थी। तो वो स्टोरी तो यार बहुत लंबा है, उसको बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो जो पेन है ना अभी भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते रहता है। इसीलिए मैं हॉस्पिटल के नाम पे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। टचवुड गाइज, मतलब मेरे ऑपरेशन होने के बाद, मतलब बेबी के डिलीवरी होने के बाद अभी तक हॉस्पिटल का दर्शन नहीं हुआ, और आज देखिए क्लिनिक मुझे जाना पड़ा। अभी मैंने पेन किलर लिया हुआ है तो इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। और देखो, पर्चा लेकर के बैठी हूँ, उसमें मतलब डॉक्टर ने सब कुछ लिखा हुआ है। जो हम लोग आरसीटी कराते हैं उसमें जो फिलिंग होता है ना, उसका जो कैप है वो 2 तरीके का है। मतलब एक देखो मेटल सिरामिक का भी है और एक ये भी है जिरकोनियम। तो मेटल सिरामिक का तो मुझे पता था 5 से 7 हज़ार के रेंज में हो जाएगा। जिरकोनियम मुझे थोड़ा नया लगा, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। 9,000 से शुरू है और 15,000 में ख़त्म होता है, तो ये बजट बैठ रहा है। वैसे डॉक्टर से कंसल्ट हुआ तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले तो आपका विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट होने वाला है, तो उसका अलग खर्चा बैठेगा। इसके बाद आरसीटी होना है, और आरसीटी में ना 2-3 सिटिंग्स होते हैं। मतलब वो देखेंगे पहले मेरे दांत का स्टेटस, उसके बाद ही सिटिंग्स अरेंज होगा। तो कुल मिला करके देखा जाएगा इस दोनों का, मतलब आरसीटी और टूथ एक्सट्रैक्शन का, विजडम टूथ का। तो जो खर्चा बैठ रहा है वो 22 से 23 हज़ार रुपये है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई बजट जा रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल हड़बड़ाऊँगी नहीं। सबसे पहले तो मुझे पता है कि जब मुझे कराना है, क्योंकि मैं इसको ना ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मैक्स टू मैक्स 15 दिन, उसके बाद तो मुझे करवाना ही होगा, नहीं तो मेरा पूरा दांत बेकार हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके मुझे ये करवाना है। लेकिन फिर भी मैं चाह रही थी कि अभी एक डॉक्टर से जैसे मैंने दिखाया, तो 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इफ़ यू हैव बीन थ्रू दिस आरसीटी, अगर आपका भी सक्सेसफुल रहा है तो प्लीज़ आप ना उस डॉक्टर का नाम, नंबर, एड्रेस अगर आप मुझे मेल कर दोगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। मेल करोगे ना तो वहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, तो मैं डायरेक्टली आपसे फीडबैक भी ले सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा यार। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो चाहती तो मैं एकदम कट कर सकती थी, सीधे DIY तक पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे लाइफ में ये चीज़ आ गया है, मैं क्या करूं बताओ, एक्सक्यूज़ तो दे नहीं सकती हूँ, सब कुछ तो मुझे ही करना है। दांत का दर्द का, हाँ, डॉक्टर ने ये भी बताया था कि विजडम टूथ जब आप निकालते हो ना तो पेन तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना रायता जो मैं फैला करके रखी हूँ, घर मेरा बनना चालू हो गया, उधर देखना, अपना काम संभालना, पूरा परिवार को संभालना, एकदम डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। आज मैंने यही सोचा था कि पूरा DIY आप लोगों से शेयर कर दूंगी, पेन किलर तो ले ही लिया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी गाइस, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अचानक से ये वीडियो एंड करना पड़ रहा है मुझे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पूरा DIY शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाय गाइज।